अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 9.1 जो कि वेक्टर्स की है उसको हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं और देखते हैं किस तरीके से हम वेक्टर्स को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, टेक ए टू बी एनी वेक्टर यू लाइक। आपसे बोला जा रहा है कि एक आपके पास वेक्टर है, ए है, आप उसको किसी तरीके से भी बना सकते हैं। फिर आपको ड्रॉ करके दिखाना है हाफ ऑफ ए, 3a माइनस 2/3a और माइनस ए। तो हम यहाँ पर बताते हैं इस तरीके से कि लेट ए वेक्टर जो है वो हम ड्रॉ करते हैं इस तरीके से और बताते हैं कि ये बराबर है 1 सेंटीमीटर के। तो हमारे पास यहाँ जो पूछा जा रहा है 2a 1/2a, तो 1/2a का मतलब क्या होगा, हाफ। तो इस वेक्टर का हम यहाँ पर हाफ बना देंगे जो कि होता है 0.5 सेंटीमीटर। ये हाफ ऑफ ए बन जाएगा। फिर उसके बाद बोला जा रहा है आपने बताना है 3a, तो 3a का मतलब क्या होगा, हम इसको 3 टाइम्स बिगर देन ए वेक्टर बना देंगे। तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3a। और फिर उसके बाद माइनस का 2/3 जो है वो आपके पास बताना है। 2/3 तकरीबन 0.6 आपके पास बनता है और हम इसको बनाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो इसलिए ये माइनस का 0.6 सेंटीमीटर कर देते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर ये सेंटीमीटर होगा। और लास्ट में अगर हम माइनस ए की बात करें तो माइनस ए सिंपली जो ए वेक्टर था 1 सेंटीमीटर, उसको हमने अपोजिट डायरेक्शन में बना दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन था, सिर्फ इसको इस तरीके से हमने सॉल्व करना था। आपको बेसिक पता चल जाए इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो कुछ इस तरीके से है, फाइंड ए। बेसिकली ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखा हुआ है। अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये साइन ऑफ मैग्नीट्यूड है, अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं तो वो ए के बराबर आता है। और आगे लिखा हुआ है फॉर द वेक्टर ए इज़ इक्वल टू p1 p2। ये डिस्टेंस है आपके पास फ्रॉम p1 टू p2। 2 पॉइंट्स हैं p1 और p2 और वो कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से आपके पास गिवन है। तो देखिए बताते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपके पास। हम बोलते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, दैट इज़ p1, और ये p1 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है, दैट इज़ 2 - 4 and 1। अगर हम यहाँ पर इस तरीके से इसको लिखें, लेट p1 इज़ इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में 2i - 4j + k, i j k की फॉर्म में, क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है। देखिए यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट इस तरीके से बनेंगे, x, y and z। तो आपको ये बखूबी मालूम होगा कि x एक्सिस पर जो कंपोनेंट होता है वो i कंपोनेंट होता है, y पे j कंपोनेंट होता है और z के ऊपर k कंपोनेंट होता है। तो p1 को हमने इस तरीके से लिख लिया। और दूसरा पॉइंट हम यहाँ बताते हैं कि ये p2 दूसरा पॉइंट है, p2 दैट इज़ -3, 1 and 2। अब p2 वेक्टर को भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए -3i + j, क्योंकि 1 है तो इसलिए j लिखेंगे यहाँ पर, और प्लस का 2k। मालूम क्या करना है हमें, एक वेक्टर a जो कि ड्रॉ हो रहा है p1 से p2 तक, ये वेक्टर a है। तो आपको बताया जा रहा है कि वेक्टर a बेसिकली p1 और p2 का डिस्टेंस है, यानी p1 से p2 तक अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो यकीनन ये हमारे पास वेक्टर a कहलाएगा। तो अब इसका डिस्टेंस निकाल कैसे सकते हैं, इसका डिस्टेंस सिंपल हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि
डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ होगा, दैट इज़ डी बराबर होता है किसके, इस तरीके से कि x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। बाकी हम इसको एक और दूसरे शॉर्टेस्ट तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं इंस्टेड ऑफ दिस फॉर्मूला आपको कराऊं तो सिंपल हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं और टेक्निक इस्तेमाल करते हुए डिस्टेंस मालूम करते हैं। तो P1 P2 हम यहाँ पर ये करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। जो फाइनल है P2 पॉइंट और इनिशियल जो है वो P1 पॉइंट। तो हम यहाँ पर फाइनल पॉइंट लिखते हैं पहले, इनिशियल पॉइंट, यानी इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं कि P1 से P2 तक का जो डिस्टेंस है वो हम ऐसे मालूम करेंगे कि P2 को माइनस करवाएंगे P1 से। अब P2 पॉइंट आपके पास देखिए किसके बराबर है, वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूं इसको तो कितना हो जाएगा, -3i प्लस जे प्लस 2k, माइनस लगाएंगे P1 लिखेंगे दैट इज़ 2i माइनस 4j प्लस k। इनको अब माइनस करवाएंगे किस तरीके से, -i प्लस जे प्लस का 2k, ये हो जाएगा माइनस का 2i प्लस का 4j एंड माइनस का k। i वाले टर्म्स को i वाले के साथ सॉल्व करेंगे, यानी -3 और -2 दैट इज़ -5i प्लस j और प्लस का 4 दैट इज़ 5j प्लस का 2 माइनस का 1 दैट इज़ 1। तो यहाँ लिख देंगे हम इस तरीके से k। तो ये डिस्टेंस हमने अब मालूम कर लिया, लेकिन ये डिस्टेंस जो आया वो वेक्टर a आया और हमारा जो मकसद है वो क्या है कि a वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला जाए ताकि हमें a वेक्टर पता चल जाए। तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या होता है, x कंपोनेंट का स्क्वायर, यानी यहाँ क्या लिखूँगा -5 का स्क्वायर, फिर y कंपोनेंट का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, फिर z कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो इसका जो आंसर हमारे पास है दैट इज़ 25 प्लस 25 प्लस 1। तो a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हमारे पास आएगा दैट इज़ √51। तो √51 जो है वो हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड हो गया इस तरीके से। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। दोनों का हमने डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस निकालने के लिए P2 माइनस P1 किया, एक वेक्टर आ गया A और A वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। हम डिस्टेंस फार्मूले से भी कर सकते थे, वैसे भी ये क्वेश्चन जो है वो हो जाता। बाकी इसके रिमेनिंग पार्ट्स इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो कुछ इसी तरीके से है जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया। लिखा हुआ है द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर a ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इज 1 माइनस √3 माइनस 5 फाइंड k इफ द टर्मिनल पॉइंट इज दिस। अच्छा, इसके अंदर हम दो पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पॉइंट P1 जो हमारे पास यहाँ टर्मिनल पॉइंट गिवन है दैट इज़ 1√3 माइनस 5, एक पॉइंट हमारे पास ये हो गया। सेकंड पॉइंट हम यहाँ पर बना देते हैं, ये दूसरा पॉइंट हमारे पास है दैट इज़ 3√3 एंड देन k। हमने करना क्या है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर ये जो अननोन वैल्यू k नज़र आ रही है, ये a वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पर 5 गिवन है। 5 के ऊपर ए के ऊपर एरो नहीं बना रहा क्योंकि 5 इसका जो है वो मैग्नीट्यूड गिवन है। अच्छा, हम इसको आई जे के की फॉर्म में भी नहीं लिखते, डायरेक्ट करते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि के ही मालूम करना है और उसके अंदर आई जे के में के भी आएगा इंक्लूड, जिसकी वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो हम यहाँ पर बताएंगे कि ए वेक्टर बेसिकली बराबर होगा P1 और P2 का डिस्टेंस। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, P2 को माइनस करवाते हैं P1 से। सो P2 सबसे पहले क्या करते हैं, 3
कॉमा √3 कॉमा के, और माइनस करवा देते हैं किससे, 1 माइनस √3 माइनस 5। तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 3, इसको इसके साथ माइनस करवाते हैं, कॉमा इसको इसके साथ माइनस करवाते हैं, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और के को इसके साथ माइनस करवाते हैं, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 5। सो हमारे पास यहाँ जो वेक्टर बनेगा दैट इज़ 2, और इसको हम ऐड कर लेंगे तो √2 और ये हो जाएगा k + 5। अब सिंपली हमारे पास क्या आ रहा है, P1 से P2 तक का डिस्टेंस जो कि a आपके पास है, तो a इज़ इक्वल टू, हम इसको जो है मैग्नीट्यूड अगर हम इसका निकालना चाहें तो इसका 2i इंटू 2√3 j प्लस का k + 5 इंटू के। अच्छा, ये k से मैं इसलिए नहीं लिखना चाह रहा था क्योंकि k वेक्टर जो है वो k वैल्यू भी मालूम करनी है और k एक वेक्टर भी होता है, इस वजह से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर a का मैग्नीट्यूड जब हम निकालेंगे तो ये आपके पास बराबर होगा 2 का स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस k + 5 का स्क्वायर। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन है हमारे पास। a वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है दैट इज़ 5 क्वेश्चन में, ये हमारे पास हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 और इंटू 3 12, और ये हो जाएगा k + 5। अच्छा, अभी हम यहाँ पर कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाते, फॉर्मूले से बचने की कोशिश करेंगे। तो हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, क्या हो जाएगा, 5 इज़ इक्वल टू अंडर रूट इन दोनों को ऐडअप कर लेते हैं, दैट इज़ 16 प्लस k + 5 का होल स्क्वायर। अब हमने करना क्या है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करनी है। इसके ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं, इसके ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं ताकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाए। सो नेक्स्ट हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 25 इज़ इक्वल टू 16 प्लस k + 5 टू द होल स्क्वायर। 16 को इधर ले जाते हैं तो 25 माइनस 16 इज़ इक्वल टू k + 5 की पावर स्क्वायर। इसको अगर हम करें आगे, इधर कर लेते हैं, 25 को माइनस करवाते हैं 16 से, तो दैट वुड बी 9 k + 5। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट हटाना है, तो स्क्वायर हटाना है तो रूट लगाएंगे बोथ साइड, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास जो यहाँ पर बचेगी वैल्यू वो आ जाएगी ±3 इक्वल टू k + 5। अब k को ऐसे लिखेंगे कि -5 + -3, तो k की वैल्यू 1 आ जाएगी -2, और सेकंड वन k की वैल्यू आ जाएगी -8। सो ये इस तरीके से हमारे पास हो गया। बाकी रिमेनिंग पार्ट्स भी इसी तरीके से होंगे, आप उनको ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन एंड डायरेक्शन ऑफ एंगल्स ऑफ वेक्टर ए वेयर इनिशियल पॉइंट इज ओरिजिन एंड द टर्मिनल पॉइंट इज दिस। पहला पॉइंट ओरिजिन है हमारे पास, तो ओरिजिन के लिए आपको मालूम होगा, मैं अगर इसको ओ पॉइंट लिख दूं तो ये 0 0 0 होगा, और नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं P लिखूं
तो ये हमारे पास है 5,3,2 √2, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट गिवन है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ इस वेक्टर को O पॉइंट से P पॉइंट तक, तो ये डिस्टेंस जो है OP कहलाएगा बेसिकली, और ये वेक्टर A होगा। जो ये कह रहे हैं कि वेक्टर A आपके पास जो है वो OP है। तो अगर मैं इसका डिस्टेंस निकालूंगा तो P माइनस O करना पड़ेगा, और O जो टर्मिनल है वो 0 0 ही के बराबर हैं, तो सिंपल A जो है वो P पॉइंट के बराबर हो जाएगा, यानी कि 5i प्लस 3j प्लस √2k, ये हमारे पास वेक्टर आ जाएगा A। अच्छा, अब हमें मालूम क्या करना है, लॉ ऑफ कोसाइन, यानी कोसाइंस मालूम करने हैं और डायरेक्शन ऑफ एंगल्स मालूम करने हैं। तो कोसाइन देखिए क्या होता है, वो आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं। कोसाइन कहलाता है कॉस एल्फ़ा इज़ इक्वल टू, ये आपके पास कहलाएगा कोफिशेंट ऑफ I डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A, ये कोफिशेंट ऑफ अल्फ़ा का फॉर्मूला। सिमिलरली अगर हम कोफिशेंट ऑफ बीटा पढ़ते तो क्या होगा, लिखेंगे कोफिशेंट ऑफ J डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A। इसी तरीके से अगर हम कॉस गैमा पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोफिशेंट ऑफ K डिवाइडेड बाय A। सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर A वेक्टर का मैग्नीट्यूड को मालूम करते हैं। वेक्टर A, इसका मैग्नीट्यूड जब हम लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा कुछ इस तरीके से, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। सो A हमारे पास जो आएगा दैट इज़ 25 प्लस 9 प्लस 2। सो A हो जाएगा हमारे पास √36, और A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉस एल्फ़ा को मालूम करते हैं। लिखते हैं यहाँ पर इस तरीके से, फॉर कॉस एल्फ़ा। और कॉस एल्फ़ा कैसे मालूम करेंगे, अभी आपको बताया कि कॉस एल्फ़ा बराबर होगा कोफिशेंट ऑफ I डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A। सो A वेक्टर जो हमारे पास ऊपर लिखा था हम यहाँ लिख लेते हैं, वो हमारे पास कुछ आ रहा था इस तरीके से, 5i प्लस 3j प्लस का √2k, और A का जो मैग्नीट्यूड हमारे पास आ रहा था दैट इज़ 6। सो हमारे पास एल्फ़ा इज़ इक्वल टू कोफिशेंट ऑफ x यहाँ पर, यानी कोफिशेंट ऑफ I यहाँ पर क्या है, 5। तो हम ऊपर लिखेंगे 5 और डिवाइड करवा देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ A से, जो कि कितना है, 6 है। तो ये हमारे पास कहलाएगा कोसाइन कॉस एल्फ़ा। अच्छा, अब अगर हमें यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू एवेलुएट करनी है, जैसे ऊपर कहा है कि आपने एंगल्स भी मालूम करने हैं, तो ये कॉस इनवर्स 5/6 निकालेंगे तो तकरीबन जो हमारे पास आंसर आएगा अल्फ़ा का दैट इज़ 36। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर करें कॉस बीटा के लिए, सो कॉस बीटा बराबर होता है इस तरीके से, कोफिशेंट ऑफ J
डिवाइड करवा देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए से, ये जे है, तो कॉस बीटा आपके पास बराबर होगा, बीटा की जगह पर क्या रखा जाएगा, ये 3 को डिवाइड करवा देंगे किससे, 6 से, तो आपको मालूम है कितना आ जाएगा 1/2, और बीटा इज़ इक्वल टू कॉस इनवर्स, अगर आप 1/2 0.5 निकालते हैं तो आपको मालूम होगा बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास रह गया जो कि है इस तरीके से लिखेंगे, फॉर गैमा, कॉस गैमा भी लिख सकते हैं आप, और इसको बताएंगे इस तरीके से कि कॉस गैमा हमारे पास बराबर होगा कोफिशिएंट ऑफ के डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो कोफिशिएंट ऑफ के अगर देखें हम ऊपर, तो हमारे पास यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ के √2 गिवन है, तो √2 को डिवाइड करवा देंगे हम किससे, 6 से, तो यहाँ पर हमारे पास होगा कॉस गैमा। तो अगर मैं गैमा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कॉस इनवर्स कैलकुलेटर से आप इसको कैलकुलेट जब करेंगे तो गैमा की वैल्यू आपके पास तकरीबन 76 अराउंड आ रही होगी। सो इस तरीके से हमने कोसाइंस मालूम कर लिए हैं और अल्फ़ा बीटा गैमा की भी वैल्यू को मालूम कर लिया है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से गिवन है कि डायरेक्शन एंगल्स गिवन किए गए हैं पोजीशन वेक्टर बी के with positive x-axis and y-axis are 30 and 60। so x-axis के साथ जो एंगल बनता है वो अल्फ़ा होता है, y-axis के साथ जो होता है बीटा होता है, z-axis के साथ गैमा होता है। so हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से चीज़ें गिवन हैं कि b वेक्टर गिवन किया गया है, यहाँ लिख लेते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3i + j + 2k, क्योंकि टर्मिनल पॉइंट है, एक ओरिजिन पॉइंट आपके पास होगा। और इसके बाद अगर हम यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू लिखें तो हमारे पास गिवन है 30, और अगर बीटा की वैल्यू लिखें तो वो हमारे पास गिवन है 60। अच्छा, अब हम यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं कि के की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि इसके अंदर के ही इंक्लूड है। ये जो के है बेसिकली ये एक वेक्टर के इसके साथ नहीं लिखा हुआ, ये मैं कैप बना देता हूँ जिस पे वेक्टर है। सो बेसिकली ये जो 2k लिखा हुआ है, ये के, इस के की वैल्यू जो है वो हमने मालूम करनी है। अब क्या होगी इस के की वैल्यू, वो हमें मालूम किस तरीके से होगी, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर गैमा निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर हम गैमा वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें गैमा भी मालूम नहीं होगा और के भी मालूम नहीं होगा। तो हम पहले गैमा को मालूम कर लेते हैं, क्योंकि गैमा भी हमने मालूम करना है। तो एक थ्योरम के मुताबिक, लॉ ऑफ कोसाइन का थ्योरम के मुताबिक आपको मालूम होना चाहिए कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इस इक्वल टू होता है 1 के। ये तमाम इनके जो सम है वो 1 के इक्वल होते हैं। सो अगर हम यहाँ पर इसको इस्तेमाल करें तो देखिए क्या हो जाएगा। अगर मैं लिखूँ यहाँ पर कॉस 30 स्क्वायर प्लस यहाँ लिखूँ मैं कॉस 60 स्क्वायर और यहाँ लिखूँ मैं कॉस स्क्वायर गैमा इक्वल टू 1, तो यहाँ से इजीली हमारे पास जो है वो गैमा की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अगर मैं इसको देखूँ तो कॉस 30 जो है वो √3/2 के बराबर होगा, स्क्वायर लगा देते हैं। कॉस 60 जो है वो 1/2 के बराबर होता है, स्क्वायर लगा देते हैं, और यहाँ लगाएंगे कॉस स्क्वायर गैमा इक्वल टू 1। अच्छा, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3/4 + 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इक्वल टू 1
अगर देखें तो सॉल्व होता हुआ कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है कि ये हो जाएगा 3 + 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इक्वल टू 1, सो 1 प्लस कॉस स्क्वायर गैमा प्लस इक्वल टू 1, 1 को हम अगर दूसरी तरफ भेज देंगे तो हमारे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर गैमा इक्वल टू 1 - 1, सो कॉस स्क्वायर गैमा की जो वैल्यू है वो आ गई 0। गैमा निकालना है तो हम यहाँ पर इसको अगर रूट भी लें पहले तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो इसको हम और करके यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं कि ये बराबर हो जाएगा कॉस गैमा इक्वल टू 0, तो गैमा इक्वल टू कॉस इनवर्स, और अगर 0 लिखेंगे तो आपको मालूम है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 90। तो गैमा की वैल्यू हमने यहाँ पर एवेलुएट कर ली, दैट इज़ 90। अच्छा, अब इस गैमा की वैल्यू से ही हमने क्या मालूम करना है, के की वैल्यू, तो इसके लिए पहले बी वेक्टर लिख लेते हैं, और बी वेक्टर जो हमारे पास आ रहा था दैट इज़ √3i + j + 2k × k। ये जो k है इसके ऊपर कैप बना देता हूँ ताकि आपको वाज़ेह हो जाए कि ये वेक्टर की बात की जा रही है। अब इसमें यहाँ पे हमारे पास k है, ये मालूम करना है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है अभी कि कॉस गैमा बराबर होता है कोफिशेंट ऑफ k ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, लेकिन यहाँ ए वेक्टर नहीं है, बी है, तो इसलिए बी का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, तो बी का मैग्नीट्यूड यहाँ निकाल लेते हैं। बी का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होगा, √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2k का स्क्वायर। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बी का जो मैग्नीट्यूड है वो तकरीबन आपके पास आ जाएगा, सॉल्व आप इसको करके देखिएगा, 2 + 1k का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये सॉल्व होकर आ जाएगा। अच्छा, अब हम इसको फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करवाते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस गैमा इज़ इक्वल टू कोफिशेंट ऑफ k की जगह पर आ जाएगा 2k, और b की जगह पर आ जाएगा आपके पास 2√1 + k का होल स्क्वायर। अच्छा, कॉस गैमा की जगह 90 रखा जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 2k। अच्छा, अब डिवाइड में क्या वैल्यू हो जाएगी, 1 + k का होल स्क्वायर, इस तरीके से। और हमारे पास कॉस 90 की वैल्यू आपको मालूम है 0 के इक्वल होती है, तो ये हो जाएगा 2k इज़ इक्वल टू 2√1 + k स्क्वायर। जब मैं इस पूरी वैल्यू को इधर लेके जाऊंगा तो 0 हो जाएगी, 0 इक्वल टू 2k, और अगर मैं 2 को डिवाइड करवा दूंगा तब भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो k की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पर क्या आ रही है, 0 आ रही है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप कीजिए, और इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।